दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। कल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात के दंगों को लेकर एसआईटी की जांच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो क्लीन चिट दी गई थी उसके विरुद्ध वहां की एक महिला जाकिया जाफरी ने एक याचिका पेश की थी और जिसमें एसआईटी की उस जांच रिपोर्ट को जिसने नरेंद्र मोदी को पाक साफ ठहराया था उसे चुनौती दी गई थी। कल सर्वोच्च न्यायालय ने वह याचिका स्वीकार कर दी। उस याचिका में जो जॉइंट पिटिशनर थी तीस्ता सीतलवाड़, ये नाम आपने गुजरात दंगों के संदर्भ में बीते 20 वर्ष में सैकड़ों बार सुना होगा। तीस्ता सीतलवाड़ एक एनजीओ चलाती हैं और उन्होंने गुजरात दंगों में तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध एक लंबे समय से मोर्चा खोल रखा था। उनके विरुद्ध भी कई प्रकरण विचाराधीन हैं, किंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के कारण उनकी गिरफ्तारी टलती चली गई। आज गुजरात की एसआईटी ने उन्हें मुंबई में गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ एक और पूर्व डीजीपी गुजरात के उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आईपीएस संजीव भट्ट पहले से ही जेल में है। इस गिरफ्तारी को लेकर के देश के अनेक एनजीओ संचालक और कुछ वामपंथी विचारधारा के कथित बुद्धिजीवी बड़े दुखी हैं, बड़े नाराज़ हैं, उद्विग्न हैं। ये गिरफ्तारी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत दिवस याचिका को निरस्त करते हुए उसमें की गई टिप्पणियों के संदर्भ में की गई है, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ लोगों ने याचिकाकर्ता को गुमराह किया, अदालत के सामने गलत सबूत पेश किए और इस तरह की याचिकाएं नरेंद्र मोदी के खिलाफ पेश करने के लिए लोगों को भड़काया। साथ ही इस बात पर भी टिप्पणी की गई कि इन एनजीओज़ की जो फंडिंग हो रही है उसमें यहाँ तक जो जानकारी आई है कि तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने भी तीस्ता सीतलवाड़ की जो एनजीओ है उसको आर्थिक सहायता दी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात दंगों को लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मोर्चा खोला उसे तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा भी प्रायोजित किया गया था। अब एसआईटी इन चीज़ों की जांच करेगी। ये भी खुलासा हो रहा है और इस बात का संदेह पहले से ही व्यक्त किया जाता रहा कि न सिर्फ तीस्ता सीतलवाड़, अभी तो गुजरात दंगों को लेकर के नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक लंबा प्रचार अभियान चलाने वाले अनेक पत्रकार, कुछ समाजसेवी संगठन और भी कुछ ऐसे लोग जो राजनीति में भले ना हों किंतु पर्दे के पीछे से राजनीति किया करते हैं, इन लोगों को अज्ञात स्रोतों से काफ़ी पैसा मिला और उस पैसे के बल पर इन्होंने इतनी लंबी लड़ाई और एक प्रचार अभियान नरेंद्र मोदी के खिलाफ छेड़ा। अब चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी है तो मुझे लगता है कि अब ये बहस यहाँ समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अनेक बार नरेंद्र मोदी जब निर्दोष साबित कर दिए गए उसके बाद भी लगातार कुछ ऐसे तत्व उन्हें घेरने में लगे रहे जिनका कि गुजरात के दंगों से कोई सीधा संबंध नहीं था। ये तत्व अपने आप को मानवाधिकारवादी कहते हैं। एनजीओज़ के माध्यम से जो इनकी गतिविधियां हैं उन पर समय समय पर सरकार द्वारा जांच की तलवार लटकाई गई और आप सबको विदित होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब 2014 में आई तब से उसने हज़ारों ऐसे एनजीओज़ जिनकी विदेशों से फंडिंग होती थी उनकी वह आर्थिक सहायता बंद कर दी। इसके कारण भी ये जो वामपंथी रुझान वाले तथाकथित बुद्धिजीवी हैं ये बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज़ हैं मोदी सरकार से। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ जैसी अनेक हस्तियाँ देश में हैं, कुछ समाचार माध्यमों में भी घुसे बैठे हैं जिनका एकमात्र कार्य देश में नकारात्मक भावना का प्रसार करना है। आप यूट्यूब चैनल में देखिए, देश की मुख्य जो मीडिया है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वहाँ से निकाल दिया गया उनकी गतिविधियों के कारण से। उन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, ये उनका अधिकार है और बतौर पत्रकार यदि वे समाचार प्रेषण का काम करते हैं, विश्लेषण का काम करते हैं तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। एक आजीविका के स्रोत के रूप में भी इस बात का स्वागत होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि देश के कुछ बड़े नामी गिरामी पत्रकार, स्तंभ लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, उनका एक सूत्रीय एजेंडा है
कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य की आलोचना करना। देश में बीते 8 साल में जो कुछ भी हुआ है उसमें उन्हें खामी ही खामी नज़र आती है। मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया उसमें सब कुछ बहुत अच्छा है। ये कहना भी अतिशयोक्ति होगी कि 2014 से 2022 तक देश में रामराज की स्थापना हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ केवल आलोचना ही आलोचना करना मुझे लगता है कि देश में एक ऐसी निराशा के भाव को उत्पन्न करने वाली जो हरकत है जो कि हमारे मनोबल को तोड़ती है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जब सब कुछ बंद था, सब कुछ ठहरा हुआ था, जब भी सरकार अपने सीमित संसाधनों से तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी बेटर हो सकता था वो कर रही थी, किंतु उस समय भी देश में एक ऐसा तबका था जिसे कोरोना से की उस लड़ाई में भी नरेंद्र मोदी की सरकार में खामियां ही खामियां दिखती थी। उसे ये लग रहा था कि सरकार मानो कुछ नहीं कर रही है, लाशों के जितने ढेर हैं वो सब सरकार के कारण है। लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हुई तो आज सारी दुनिया ये मान के चल रही है कि भारत सरकार ने या भारत ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई जिस कुशलता के साथ लड़ी और बहुत बड़ी संख्या में होने वाली मौतों को बचाया, आज पूरा विश्व उसका लोहा मान रहा है। न केवल हमारा टीकाकरण प्रोग्राम, अपितु जिस तेज़ी से हमने अपने सीमित संसाधनों को पर्याप्त बनाया और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आते आते तक भारत कोरोना से लड़ने में पूरी तरह सक्षम हो गया। आज इस बात की प्रशंसा हर किसी को करनी चाहिए, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं, तीसरा शीतलवाड़ ब्रांड के मैं कहता हूँ, जिन्हें केवल ये दिखाई देता है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब गड़बड़ ज़्यादा है, भारत तेज़ी से पतन की ओर जा रहा है, हमारे विकास के सारे दावे जो हैं वो झूठे हैं और आर्थिक व्यवस्था जो है इस तरह चरमरा गई है मान लो भारत जो है कुछ दिनों बाद जो है भीख का कटोरा लेकर के सारी दुनिया के सामने घूमेगा। इन लोगों को हमारी विदेश नीति अच्छी नहीं लगती, इन्हें हमारी घरेलू नीतियाँ अच्छी नहीं लगती, इन्हें सरकार के गरीबी उन्मूलन के कोई कार्य अच्छे नहीं लगते। फिर प्रश्न ये है कि आखिरकार ये समाचार प्रेषण में या समाज सेवा के नाम पर करते क्या हैं? आज तीसरा शीतलवाड़ हो या मैं कुछ और पत्रकार हैं और भी कुछ NGO चलाने वाले हैं, सबका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, किंतु इन लोगों ने हमारे समाज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण से इन्हें इतनी फंडिंग मिलती है और जिसके कारण से एक लॉबी जो है हमेशा इन्हें चर्चाओं में बनाए रखती है। आज तीसरा शीतलवाड़ की गिरफ्तारी होते ही मैंने देखा कि TV चैनल्स पे अनेक ऐसे लोग सामने आ गए बरसाती मेंढकों की तरह, जैसे कि मान लो आसमान फट पड़ा हो। तीसरा शीतलवाड़ की गिरफ्तारी तो बहुत बरसों से रुकी हुई है, अज्ञात कारणों से उन्हें लगातार सुप्रीम कोर्ट या नीचे की अदालतें जो हैं गिरफ्तारी से बचाती नहीं, और आज यदि उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है जांच के लिए तो इसमें ऐसा कौन सा स्यापा करने की ज़रूरत है। आज उन्होंने बीते 20 साल में एक गुट विशेष ने, मैं कहूँगा, उसे फॉरेन फंडिंग मिलती है कि नहीं मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, किंतु सुना है SIT इस बात की बहुत गहराई से जांच करने जा रही है कि आखिर इनके आर्थिक स्रोत क्या थे जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, इतनी झूठी लड़ाई लड़ी और बेसिर पैर की लड़ाई लड़ करके देश में एक तनाव का वातावरण बनाए रखा। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने या गुजरात SIT ने जिस तत्परता से तीसरा शीतलवाड़ की गिरफ्तारी की है, अब उनकी गिरफ्तारी के बाद, उनसे पूछताछ के बाद और भी जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मुझे लगता है कि इस समूचे षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि इसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कूट रचना रची गई, अपितु इसलिए यदि हमें विदेशों से पैसा मिलता है और इस तरह से हमारे देश के भीतर अस्थिरता, अशांति फैलाने की कोशिशें होती हैं, तो फिर ऐसे सफ़ेद पोश लोगों में और आतंकवादियों में क्या फ़र्क है। आज ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूँ। तीसरा शीतलवाड़ की गिरफ्तारी के बाद अब क्या होगा ये हमें आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा, किंतु मुझे लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों को लेकर एक अध्याय तो बंद कर दिया, किंतु आज SIT द्वारा तीसरा की गिरफ्तारी के बाद अब न जाने कितने ऐसे अध्याय खुलने वाले हैं जिन पर अभी तक पर्दा डाल के रखा गया था। आज के इस संस्करण में इतना ही, कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों।